ऑल ऑफ यू वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऊपर स्वागत है। ये जो सेशन होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगी। अभी अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को खत्म किया है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे ना हम लोग कि जो भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं मेन एग्जाम में, जैसे ईएससी के अंदर, गेट के अंदर, एसएससी जेई के अंदर, है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन सब जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है, और जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, उन सब क्वेश्चंस को मैं उठाऊंगा और वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रहेगी बेसिकली फॉर हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चालू करेंगे। स्क्रीन पर आपको देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा है? ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 480 मीटर for 7.5 meter two lane road is to be designed for a design speed of 80 km per hour. The rising of the outer edge of the pavement with respect to the inner edge to Carter mixed traffic condition. यहाँ पे mixed traffic condition के करस्पॉन्डिंग पूछा गया है कि विथ ये रोड है जिसकी चौड़ाई है कितनी, 7.5 मीटर, करस्पॉन्डिंग टू मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। आपसे ये पूछा गया है ना, कि ये मान लो ये आपका आउटर एज है, दिस इज आउटर एज, तो आप आउटर एज को कितना राइज करोगे विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज। तो ये जो वैल्यू है एक्स का, आप ये बताइए। तो ये 7.5 मीटर इक्वल टू मान लो डब्ल्यू है, विड्थ ऑफ द रोड, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज आप इसको कितना उठाएंगे फॉर ए मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए ये सुपर एलिवेशन का बेसिकली प्रॉब्लम है ना, सुपर एलिवेशन का बेसिकली ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो किसी भी तरह का टेरेन के बारे में नहीं दिया है, टेरेन के बारे में किसी भी तरह का डेटा आपको नहीं दिया है। तो अगर टेरेन के बारे में कोई डेटा आपको नहीं दिया होना क्वेश्चन में, तो आप हमेशा क्या करिए, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन वाला कंडीशन, ठीक है, उसको एज्यूम करके चलिए। तो चूंकि यहाँ पे टेरेन वेरेन के बारे में कुछ नहीं बताया, सो आई विल कंसिडर दिस एज प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन आपको भी हमेशा यही करना है, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन आप लेके चलोगे। तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन जो है वो कितना होता है, 7%। 7%, दिस इज वैल्यू ऑफ ई मैक्स। ठीक है, सिमिलरली हिली रोड्स, हिली टेरेन है ना, उसके लिए कितना होता था, 10%। फिर अर्बन रोड्स के लिए कितना होता था, 4%। याद है, ये तीन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज योर 7% वैल्यू। तो ये हम लेके अभी कंसिडर करके चलेंगे। अब आपसे पूछा है ना, कितना राइज करना है, तो बेसिकली हमको क्या निकालनी है, ये सुपर एलिवेशन का वैल्यू ई फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। अगर ई मैं निकाल लूंगा, मेरे पास विड्थ ऑफ रोड अवेलेबल है 7.5 मीटर, तो ई इंटू 7.5 मीटर हम अगर कर देंगे तो हमें ये वैल्यू एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये ई मैं कैसे निकालूं, देखो एक फॉर्मूला आपको याद है सुपर एलिवेशन का, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो यहाँ पे देखो एक टर्म कहा गया है मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। अंडर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन हम क्या करते हैं, हम सुपर एलिवेशन के लिए रोड को डिजाइन करते हैं, हम सुपर एलिवेशन के लिए रोड को डिजाइन करते चलते हैं, है ना। यही होता है मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन कहने का मतलब है इसमें हर एक तरह के व्हीकल आपके रोड के ऊपर चल रहे हैं, हर एक तरह का व्हीकल। कौन कौन सा व्हीकल आपका रोड के ऊपर चल रहा है, स्लो मूविंग व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसे व्हीकल सारे चल रहे हैं। तो दिस इज योर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। तो अंडर सच केसेस वी डिजाइन दी सुपर एलिवेशन। तो सुपर एलिवेशन का डिजाइन की ओर चलिए। जब आप सुपर एलिवेशन को डिजाइन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, हम क्या करते हैं, हम ये जो कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन है, इसका इफेक्ट को नेलिफाई करते हैं, मानते हैं कि इसका इफेक्ट कुछ नहीं है। And based on 75% of the design speed, based on 75% of the design speed, we calculate the value of super elevation. फिर वो जो वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन निकलता है उसको हम कंपेयर करते हैं मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से। ठीक है, अगर वो जो वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन निकला, अगर वो वैल्यू मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन के वैल्यू से कम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम रोड पे प्रोवाइड कर देंगे वही सुपर एलिवेशन का वैल्यू। तो उससे हमको ये समझ में आएगा कि उस रोड पे इतना अगर हम कैंट प्रोवाइड करेंगे तो जो मेरा, और इस स्पीड पे अगर गाड़ी चलेगा तो जो भी मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह डेवलप हो रहा है वो सारा काउंटरैक्ट हो जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है बात?
ठीक है, तो ये चीज है। तो चलो, बेस्ड ऑन 75% ऑफ डिजाइन स्पीड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R, 225R। ये 225R कहाँ से आ गया? अरे देखो, ये V अभी किलोमीटर पर आवर में है कि नहीं, किलोमीटर पर आवर में है। सो बेसिकली यहाँ पे R आपको मीटर में है, GB मीटर में है, तो हमको V को बेसिकली मीटर पर सेकेंड में हमको कन्वर्ट करना होगा। तब आप सॉरी V को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, प्लस ऊपर से यहाँ पे 75% ऑफ डिजाइन स्पीड कहा है ना, तो 0.75 इंटू 0.278, 0.278 इंटू V का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो ये एक वैल्यू आएगा, है ना। इस वैल्यू को, ये वैल्यू को यूज करिए, जो भी वैल्यू आएगा 9.81 से इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो वो जो फाइनल वैल्यू आता है वो आता है 225। तो यही 225 यहाँ पे लिख दिया गया है। क्लियर है, समझ गए? तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मिक्स ट्रैफिक कंडीशन आपको जब भी देगा, कहेगा 75% ऑफ डिजाइन स्पीड पर ही सुपर एलिवेशन का वैल्यू निकालना है, एफ को 0 कंसिडर करके। बहुत कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे, हमेशा याद रखना ये टर्म, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। जब भी टरेन का डेटा नहीं दिया है तो प्लेन एंड रोलिंग टरेन एज्यूम करना है, ठीक है। सो चलिए अब निकालते हैं। तो इक्वल टू निकालूंगा मैं 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 225 इंटू 480 मीटर की नहीं, 480 मीटर की नहीं। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा समथिंग आपका 0.0593, ऐसा कुछ इतना। सो ये 0.0593 मतलब ये समथिंग कितना हुआ, 5.9%, 5.9%। क्या दिस वैल्यू इज लेस देन 7%? ओके, अब हमको आगे कुछ करने की जरूरत पड़ेगा नहीं, ये यहीं पे ओके हो गया, एक ही स्टेप में फाइनल हो गया। अब ये 5.9% अगर आ गया है, इतना हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम से कम है, ठीक है चलेगा। हमको वही तो वैल्यू निकालना था, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए सुपर एलिवेशन निकालनी थी। वो मैक्सिमम जितना था उससे कम आया है, कोई बात नहीं, हम उतना परमिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए यही वैल्यू अगर आपका 6.5 आ जाता, सॉरी 7.5, 7.6 आ जाता, मान लो ऐसा, तो हम क्या क्या देखते, इट इज ग्रेटर देन, है ना, 7% की नहीं, तो इट इज नॉट ओके कंडीशन, दिस इज नॉट ओके कंडीशन। और अंडर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन जो आपसे क्वेश्चन पूछता, सुपर एलिवेशन आप अगर पूछता सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करोगे, तो आप वो प्रोवाइड करते 7%, जस्ट मिनट, आप वो प्रोवाइड करते कितना, मैक्सिमम 7% आप प्रोवाइड करते। फिर कितना राइज करना है वो, तो आप यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाओ छोटा सा, फिर ये 7% यहाँ पे कंसिडर करके ये राइज आप प्रोवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सब कंडीशंस थी। तो मेरे को अभी फाइनली मेरा जो वैल्यू मिला है वो मेरे को मिला है कितना, 5.9%। जब मेरे को ये वैल्यू 5.9% मिला, तो चलो अब निकाल लेते हैं। तो दिस इज योर 0.0593, है ना, दिस इज योर विड्थ W, ओके। तो दिस इज योर E, तो ये x निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या, E इंटू डब्ल्यू हो जाएगा, होगा। तो देखो 7.5 इंटू 0.0593 ये करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगा ये आपको आ जाएगा 0.44 मीटर। तो ये वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज, तो दिस इज योर आंसर। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन के अंदर ये आंसर नहीं था, ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की प्रीलिमिनरी की क्वेश्चन है, प्री, और एग्जाम में ये ऑप्शन था नहीं, ठीक है। एक्चुअली एग्जाम में जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा था वो हो रहा था कि अगर आप रोटेट करते विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर लाइन, तो जो राइज आती वो आती, मतलब इसकी आधा, कहने का मतलब है ये एम्बैंकमेंट है, आपने एम्बैंकमेंट को सेंटर लाइन के बाद घुमा दिया, ऐसा ऐसा, है ना, तो कितना राइज किया है, ये W बाई, ये सॉरी ये x हो गया, ओके, ये हो गया E और ये हो गया W/2। तो इस केस में क्या होता, अगर आप सेंटर लाइन के बाद रोटेट करते तो x का वैल्यू आपको होता W/2 इंटू E, जिसकी वैल्यू हो जाती समथिंग इसका आधा, विच इज योर 0.2। ये ऑप्शन एग्जाम में मैच कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज,
ठीक है, पेमेंट को रोटेट किया गया, सेंटर लाइन के अबाउट नहीं, इनर एज के अबाउट रोटेट किया गया। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मतभेद था क्वेश्चन में, है ना। तो करेक्ट आंसर ये होगा दोस्तों, ये। सो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, जब आप सॉल्यूशन सही निकाल रहे हैं लेकिन ऑप्शन उसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सॉल्यूशन गलत है या फिर आपने सोचा ही गलत, नो, है ना, वो क्वेश्चन ही गलत है, उसमें ऑप्शन दिए हुए ऑप्शंस गलत है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। भले ही सॉल्व कर लिया, सही निकल गया, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तुम अगर कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर कि हाँ मेरा सही है, तो छोड़ दो टिक लगाना। ये मत सोचो कि नंबर कट जाएगा ऐसा वैसा, आप छोड़ दीजिए। फिर बाद में जब एग्जाम हो जाएगा फिर आप क्लेम करो, तब वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिगार्ड टू रोड कंस्ट्रक्शन स्लैश डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आप सबको लेक्चर क्लास में बताया था, याद करिए। तो सबसे पहला क्या आया था, रोमन रोड, रोमन रोड सबसे पहले बनी थी। फिर किसने बनाया, टेरसा क्वेट ने, टेरसा क्वेट ने फिर रोड को बनाया था। फिर टेलफोर्ड ने बनाया था, याद करिए, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या क्या थी, मतलब इनमें सिमिलरिटी क्या क्या थी इन रोड्स में। बॉटम में लार्ज बड़े बड़े फाउंडेशन स्टोन अवेलेबल थे, ये तीनों कैटेगरी में। इसके बाद आए टेलफोर्ड, के बाद आए मैकाडम, ठीक है, इनके बाद आए मैकाडम। इन्होंने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड क्रॉस सेक्शन बताया था रोड का, है ना। फिर हम आजकल अब मॉडर्न डेज में सीबीआर मेथड को यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। टेरसा क्वेट पहले, फिर टेलफोर्ड, फिर मैकाडम, फिर सीबीआर, याद है चीजें। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन सेशन जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, इसमें बहुत अच्छे से क्लियर कट वे में हम सब कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो मैं जो भी क्वेश्चन आपको पहले दिखा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। ओके, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्यूशन तो फिर आ ही रहा है कि नहीं। तो वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। सो होप कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए रोड कर्व इज 1 in 15। ई जो आपको प्रोवाइड करनी है, कोई एक रोड का कर्व है, उसमें ई जो हम प्रोवाइड करेंगे 1 in 15, 1/15। द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन स्पेसिफाइड इज 1 in 120 and the road width is 10 meter. Then the minimum length of transition curve on either end will be, है ना। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना होगा ये पूछ रहा है, बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। सो आपको याद है, बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, है ना। हमने आपको दो वैल्यू दिया था, एक दिया था आपको 150 into x और दूसरा दिया था हमने 60 into x। ये 150 into x वाला जो फॉर्मूला होता था, ये होता था प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, है ना। और ये 60x वाला जो फॉर्मूला होता था, ये होता था फॉर हिली टेरेन या फिर माउंटेनियस टेरेन के लिए, है ना। ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हुआ करती थी बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। अब ये x का वैल्यू क्या था बच्चे लोग, x का जो वैल्यू था वो डिपेंड करता था कि रोड जो है इसको आपने किसके अबाउट रोटेट किया है। अगर ये मान लो विड्थ ऑफ रोड है w, लेट्स सपोज सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए रोड को आपने इनर एज के अबाउट आउटर एज को रोटेट किया, राइज किया भाई इतना, ओके। जस्ट ए मिनट, ये आपने राइज किया, तो लेट्स सपोज ये जो राइज किया ये था x, और ये क्या है, ये सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड किया, तो ये x क्या हो जाएगा, w इंटू ई। और दूसरी कॉन्सेप्ट इसी में ये थी कि जो रोड है इसको हम रोड के सेंटर लाइन के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। तो सेंटर लाइन के अबाउट जब आप रोटेट करोगे रोड को, तो रोड कुछ यूं हो जाती थी ऐसा, है ना। तो ये होता था फिर काउंटिंग ऑफ x, इस तरह से हम x का वैल्यू बताते थे, ये होती थी x। तो ये x अब ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका e, इधर भी आपका e, तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो गया आपका 1/2 w। अच्छा, यहाँ पर जो w हम कंसिडर करते थे
ये तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लेन, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रोड जो है वो तो होगा ही मिनिमम, है ना। इसमें प्लस रियल कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक्स्ट्रा वाइडनिंग को भी जोड़ते थे, है ना। तो ये जो टोटल विड्थ ऑफ पेवमेंट हुआ करता था, ये जो नंबर ऑफ लेन पर बेस्ड, मतलब सिंगल लेन की कितना है 3.75, है ना। फिर मल्टीपल लेन जैसे जैसे बढ़ता रहेगा बढ़ते रहेगा उसका n इंटू 3.5, है ना। मतलब 2 लेन है तो 7 मीटर, ओके। अभी 3 लेन है तो 7 प्लस 3.5, है ना, 4 लेन है, ओके। तो ऐसा 7 दूना 14 मीटर, समझ में आ रहा। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लेन हर एक लेन की विड्थ 3.5 मीटर कंसीडर करते चलते थे। तो आपको नंबर ऑफ लेन क्वेश्चन में दिया अगर होगा तो बेस्ड ऑन दैट आप रोड का टोटल विड्थ निकाल लोगे। फिर टोटल विड्थ को निकालने के बाद उसमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करिए बच्चा लोग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करने का 2 पार्ट था, एक था मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, दूसरा था साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग को हम ऑफ ट्रैकिंग भी कहा करते थे, है ना। इसको हम ऑफ ट्रैकिंग भी कहा करते थे। और ये ऑफ ट्रैकिंग निकालने की जो फॉर्मूला थी एल स्क्वायर अपॉन 2r, याद करिए एल स्क्वायर अपॉन 2r, एन एल स्क्वायर अपॉन 2r, ये जो फॉर्मूला हुआ करती थी एन एल स्क्वायर अपॉन 2r। फिर होता था साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, है ना। और ये जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग था उसका जो फॉर्मूला हुआ करता था वो होता था v अपॉन 9.5 रूट अंडर r, है ना। ये वैल्यू आईआरसी ने डायरेक्ट दिया था, एज इट इज हमको लेना होता था। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग को कैलकुलेट करते थे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग को कैलकुलेट करने के बाद टोटल विड्थ में जोड़ देंगे, है ना। फिर उसके बाद एक्स का वैल्यू निकाला करते थे। तो चलो अब हमको तो ये समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमको क्या बताना है। हमको फाइनली लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बताना है, हमको रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन बता दिया गया है। अब यहाँ पे जो 150x आया ये कैसे आया, हम प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन 1:150 मान के चल रहे हैं। हिली टेरेन में रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन 1/60 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू दे दिया है आप लोगों को 120। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी कितना, L इक्वल टू 120 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होगा 120 इंटू एक्स होगा। अब ये एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 कंडीशन है, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे डिजाइन स्पीड या फिर रोड का टाइप वगैरह नहीं बताया। अगर रोड का टाइप, डिजाइन स्पीड ये सब चीज दिया रहता, रेडियस ऑफ कर्व वगैरह दिया रहता तो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी कैलकुलेट कर लेते। क्योंकि एक्स्ट्रा वाइडनिंग को कैलकुलेट करने में आर का वैल्यू चाहिए, फिर डिजाइन स्पीड का वैल्यू चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो कि क्वेश्चन में डेटा नहीं है। ये मात्र एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की, ठीक है। अगर दिया रहता तो हम कैलकुलेट करते, अगर चूंकि यहाँ पे नहीं दिया है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जो विड्थ ऑफ रोड दिया गया है 10 मीटर, हम इसी को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर 10 मीटर विड्थ ऑफ रोड को कंसिडर करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो मेरे को ये बताओ कि मैं किस बेसिस पे एक्स का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं, अपना कंडीशन 1 या कंडीशन 2 के करस्पॉन्डिंग। मीन्स मैं क्या एज्यूम करूं, रोड को इनर एज के अबाउट रोटेट किया जा रहा है टू अटेन सुपर एलिवेशन अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, या फिर रोड को सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट किया जा रहा है टू अटेन द सुपर एलिवेशन अलोंग द ट्रांजिशन कर्व लेंथ। व्हाट शुड आई एज्यूम। तो याद करो चीजें। एक्चुअली क्या है, ये जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसमें ड्रेनेज वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, आपका यहाँ पे सेंटर लाइन, भले ही सेंटर लाइन का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो इनर साइड जो है इसको आप लोअर कर रहे हो लोअर कर रहे हो तो हो सकता है पानी भरने का कंडीशन यहाँ पे बनता चले, है ना। तो इस केस में ये चीज हम जनरली प्रिफर नहीं करेंगे, हम प्रिफर करेंगे कंडीशन नंबर 1, ओके। अगर क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया है कि मतलब कैसे रोटेशन हो रही है तो आप सेफ साइड में केस नंबर 1 को कंसिडर करके चलिए। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि टू बैलेंस दी अर्थ वर्क, है ना, रोटेशन को जैसा किया गया है पेवमेंट का कि अर्थ वर्क का क्वांटिटी बैलेंस हो रहा है। जैसे कि केस 2 में क्या होगा, मतलब ऐसे अगर रोटेट कर रहे हो, कहने का मतलब जितना कटिंग करोगे उतना ही फिलिंग इधर कर देंगे आप। समझ में आ रहा है, जितना कटिंग होगा उतना कटिंग फिलिंग यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह के कंडीशन, या फिर सेंटर लाइन नॉट चेंज्ड, ऐसा कुछ पॉइंट लिखा रहेगा अगर क्वेश्चन में, तो हिंट मिल जाएगा आपको कि केस 2 को हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे कोई हिंट नहीं दिया है तो हम सेफ साइड में केस 1 को कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। और वाटर सबसे बड़ा दुश्मन है,
वाटर क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन है रोड के लिए, है ना। तो अभी आपको मालूम हो गया बच्चा लोग कि हम केस 1 को प्रिफर करेंगे, रोटेशन अबाउट इनर एज। तो केस 1 को प्रिफर किया तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, एल एस का लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का ई इंटू, या फिर ऐसे देखो 120 इंटू एक्स, सिंपली बन गया इट इज 120 इंटू एक्स। अब ये एक्स का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू इंटू ई। सो फॉर्मूला क्या बन गया, 120 इंटू डब्ल्यू इंटू ई, है ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 120 तो आपको मालूम था, डब्ल्यू 10 मीटर मालूम है, ई का वैल्यू 1/15 दिया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ लिखो, या फिर सब सीधा 1/15 लिख दो ना, क्या दिक्कत है। तो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 80 मीटर आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कॉन्सेप्ट सारा लॉजिक क्लियर हुआ, ट्रांजिशन कर्व रिवाइज हुआ। ट्रांजिशन कर्व का लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, या फिर एक्सेलरेशन, इस चीज को कहा जाता है कंफर्ट कंडीशन। दूसरा हो गया बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। तीसरा एक वैल्यू आईआरसी देता है मिनिमम, है ना, अपने कोडल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, वो वाला एक वैल्यू आ जाता है। तो ये 3 वैल्यूज हैं जिस पर बेस्ड हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों से कैलकुलेट करने के बाद जो मैक्सिमम वाला वैल्यू आएगा, वी यूज दैट वैल्यू, वी कंसिडर दैट वैल्यू एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। याद आ रहा है, चीजें क्लियर है। देखो एक छोटा सा बच्चा वाला क्वेश्चन को बताने में भी 9 मिनट लगा। तो इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंसेप्ट उस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, ताकि आपका सब्जेक्ट जो है आपका बेटर वे में अच्छे से रिवाइज होते चले, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा मैं ऑप्शन बता दिया बच्चों सी है इसका आंसर, उसका कोई मतलब नहीं है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब उस क्वेश्चन से सारा का सारा कंसेप्ट, हर बात वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि अपना सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए पूरा कंप्लीटली। ये वाला जो वीडियो सेशन है, ये वीडियो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार होगी, आप कंप्लीटली देखिए, है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका सब्जेक्ट लर्न हो जाएगा। अभी हाईवे को पढ़ा है, ठीक है, हाईवे से अब क्वेश्चन जब जैसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सारा कुछ, सारा फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त कितने सारे बातें हम लोगों ने डिस्कस किया, कितने सारे चीज आपको याद हुए, है कि नहीं। इसी तरह से करेंगे। अटेम्प्ट करने का तरीका, मैं पहला एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको देखना है, पॉज करके अटेम्प्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है, ओके। अब पढ़िए, इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए, ठीक है। असर्शन रीजनिंग की क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस की, सुपर एलिवेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बड़ा ही कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, छोटा सा, सब कुछ आपको मैंने बता रखा है, ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए। चलिए मैं पढ़ता हूं। फॉर असर्शन देखिए, फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, क्या कहा है बच्चों, मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, द सुपर एलिवेशन शुड फुल्ली काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द फुल डिजाइन स्पीड। गलत बात, क्यों। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन कहने का मतलब है फास्ट एंड स्लो, दोनों तरह के व्हीकल हैं, ठीक है, दोनों तरह के व्हीकल हैं। सो फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन हम ये मान के चलते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसकी वैल्यू क्या आती थी, P इक्वल टू mv² अपॉन r, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, इसको कौन काउंट्रैक्ट कर रहा है, सुपर एलिवेशन E एंड लैटरल फ्रिक्शन दोनों मिलके काउंट्रैक्ट कर रहा है, ओके। अब सुपर एलिवेशन जो हम निकालते थे यहाँ पे, नॉट करस्पॉन्डिंग टू फुल डिजाइन स्पीड बट करस्पॉन्डिंग टू 75% ऑफ डिजाइन स्पीड इन केस ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड इन केस ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। तो ये वाला तो पहले से ही गलत हो गया, खत्म बात उसका। नेक्स्ट, सुपर एलिवेशन नीडेड टू मेंटेन द डिजाइन स्पीड इन फुल में एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0.07, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, यहां तक सही कह रहा है। फर्दर, एज इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द रेडियस, रेडियस अगर इंक्रीज करोगे सुपर एलिवेशन का वैल्यू डिक्रीज होता है ना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि रेडियस को इंक्रीज करेंगे। द स्पीड हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड। देखो ये बात क्या कह रहा है ना, ये सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला देखो, E प्लस एफ इक्वल टू v² अपॉन GR, v² अपॉन GR, ये था आपका इक्वेशन फॉर सुपर एलिवेशन। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन,
ठीक है। सो मान लो फुल डिजाइन स्पीड मेंटेन करना है आपको, है ना, और सुपर एलिवेशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं। फुल डिजाइन स्पीड आपको मेंटेन करना है, तो करस्पॉन्डिंग टू फुल डिजाइन स्पीड, है ना, आप यू आर फाइंडिंग द सुपर एलिवेशन वैल्यू, मतलब एफ को इग्नोर करते हुए। तो ये एक तरह का इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ई इक्विलिब्रियम, है ना। जब भी आप ई इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रोड के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, तो जो व्हीकल होता है ना, उसके दोनों टायर पे इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। याद रखना बच्चों, दोनों टायर पे इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ हम लोगों ने लॉजिक के साथ डिस्कस किया था इसके थ्योरी क्लासेस में। क्लियर है? ओके, तो अब आगे चलते हैं। तो ये बात है। तो क्या बोल रहा है कि ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू हो सकता है कि हो जाए ग्रेटर देन 7%। अब यहाँ पे 7% कहने का मतलब है ही इज कंसिडरिंग प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। अर्बन रोड्स के केस में ये वैल्यू होती है 4% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और हिली रोड्स के लिए ये वैल्यू 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 7% बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर रहा है, मीन्स ये बात कर रहा है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन का। हम बैकग्राउंड में ये समझेंगे, समझ में आया? ठीक है। अब तो हो सकता है, बोल रहा है कि ये 7% इंक्रीज कर जाए जब ये वैल्यू तुम निकालोगे। हाँ, हो सकता है। अब वो बोल रहा है चूंकि एक कर्व है इसका रोड में, ये कर्व का जो रेडियस है ये पहले से डिजाइंड है, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों क्यों ये बोल रहा है? देखो, अगर आप रेडियस चेंज करोगे या फिर रेडियस को इंक्रीज हम जब करेंगे, तो ये सुपर एलिवेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं? तो ये डिक्रीज होते होते हो सकता है 7% से कम हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाए, है ना। लेकिन आप डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस को फिक्स कर दिया गया है। सो ऐसे केसेस में उस रोड के ऊपर से उस गाड़ी को क्रॉस करवाना है अगर आपको, तो आपको क्या करना होता है? हमको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम स्पीड ऑफ द मूवमेंट, स्पीड ऑफ द व्हीकल को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ठीक है, सही बात है, दिस रीजन इज करेक्ट। बट पहला स्टेटमेंट फालतू है, गलत है, एकदम प्योर कट गलत। तो अगर प्योर कट ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इसका असर्शन रीजनिंग टाइप का आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें मतलब ए इज फॉल्स, आर इज करेक्ट। समझ में आया? ये होगा आंसर। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालनी है ना। समिट कर्व के ऊपर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है समिट कर्व इज फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए 3% अपग्रेड एंड 5% डाउनग्रेड टू प्रोवाइड ए स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ 128 मीटर। द लेंथ ऑफ समिट कर्व नीडेड विल बी। कैसे निकालोगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दिया। तो देखिए, वो तो सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समिट कर्व के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स तुरंत बना लेते हैं। इसका कंप्लीट फॉर्मूला, कंप्लीट डायमेंशन एनालिसिस कर लेते हैं समिट कर्व का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका एक समिट कर्व है। ठीक है, ये अपग्रेड हो गया, दिस इज योर डाउनग्रेड। ये आपका डेविएशन एंगल एन विच विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस, लेट्स सपोज दिस इज n1 इक्वल टू 3% एंड दिस इज n2 इक्वल टू 5%। तो जो अपग्रेड होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, डाउनग्रेड को नेगेटिव लेते हैं, है ना। तो और जो डेविएशन एंगल है n, इट इज डिफरेंस ऑफ दिस ग्रेड। तो n1 माइनस n2 विच विल बी नथिंग बट n इक्वल टू डेविएशन एंगल n1 प्लस n2। क्लियर है ये बात? मतलब 8% यहाँ पे डेविएशन एंगल हो जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू 8%, मतलब n को जो हम इक्वेशन में यूज करेंगे n इक्वल टू 8/100 लिख देंगे, और कुछ हमको नहीं करना है, वो अलग बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे लेंथ के ऊपर। इसी तरह से हमको डेविएशन एंगल निकालते रहना, n का वैल्यू, है ना। अब बात करते हैं लेंथ के ऊपर। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व जो हम डिजाइन करते थे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता था? लेंथ ऑफ समिट कर्व। लेंथ ऑफ समिट कर्व LS डिपेंड्स ऑन साइट डिस्टेंस की नहीं, साइट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था। अब ये जो साइट डिस्टेंस होता है ये कुछ भी हो सकता है। स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस हो सकता है, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस हो सकता है, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस हो सकता है। याद करो बात, ठीक है। अब लेंथ ऑफ समिट कर्व को कैलकुलेट करते वक्त हमारे पास दो कंडीशन बनते थे। कंडीशन ये, हम ये कंडीशन मान के चलते थे कि लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, फिर एक फॉर्मूला बनता था। दूसरा कंडीशन ये होता था कि लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, फिर एक फॉर्मूला हमें बन के आती थी। तो लेट पहला वाला फॉर्मूला को हम देखते हैं। चलिए, लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस के केस में जो फॉर्मूला बनता था वो क्या बनता था? लेंथ ऑफ समिट कर्व का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ समिट कर्व इक्वल टू
n इंटू एस का स्क्वायर या फिर एस डी साइट डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गुना रूट अंडर एच, है ना, नहीं इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, ये इतना बड़ा रूट अंडर हटा दो, यहाँ पे एक ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट रूट अंडर एच प्लस रूट अंडर स्मॉल एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन के आता था, है ना। ये किसके लिए बनता था, कौन सा केस के लिए, लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस के लिए। अब ये जो साइड डिस्टेंस थी बच्चों, ये हम दो तरीके का साइड डिस्टेंस को कंसिडर करते थे, खास करके एसएसडी एंड ओएसडी। तो अगर आप एसएसडी कंसिडर कर रहे हो तो जो कैपिटल एच का वैल्यू होता था, कैपिटल एच का ये होता था 1.2 मीटर एंड स्मॉल एच की वैल्यू होती थी 0.15 मीटर, ठीक है। अगर हम ओएसडी कैलकुलेशन करते थे, है ना, तो जो कैपिटल एच की वैल्यू होती थी वो होती थी 1.2 मीटर एंड स्मॉल एच की जो वैल्यू होती थी ये भी हम कंसिडर करते थे 1.2 मीटर। याद करिए चीजों को, याद है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको बना के दे देता हूं, ठीक है। तो केस लेंथ ऑफ समिट कर्व, केस क्या है, लेंथ ऑफ समिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। सो लेंथ ऑफ समिट कर्व का फॉर्मूला आ गया मेरे पास n इंटू एस का स्क्वायर साइड डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 गुना ब्रैकेट रूट अंडर कैपिटल एच प्लस रूट अंडर स्मॉल एच का होल स्क्वायर, है ना। तो फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब अगर साइड डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस गिवन है ना, तो लेंथ ऑफ समिट कर्व विल बी इक्वल टू, आप जब सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करोगे, इधर 1.2 इधर पुट करिए 0.15, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा NS स्क्वायर अपॉन 4.6, ठीक है। ये मीटर में आंसर फॉर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस OSD, है ना। OSD इज नथिंग बट इज अच्छा OSD नहीं, ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ OSD। सो जो OSD के लिए वही ISD के लिए भी फॉर्मूला रहेगा। तो इस केस में लेंथ ऑफ समिट कर्व क्या बन जाएगा, आप पुट करोगे NS स्क्वायर बाई 9.6 बन जाएगा, इतना मीटर, 4.6 और 9.6 मेरे भाई, क्लियर है। ये पहला केस। दूसरा केस का फॉर्मूला देखते हैं। अब हमारा मेन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन तो फटाक से चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्टिव है ये सब चीजों को रिवाइज करना, है कि नहीं। तो देखिए दूसरा केस, अगर लेंथ ऑफ समिट कर्व इज, सेकेंड केस, लेंथ ऑफ समिट कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला बनता था लेंथ ऑफ समिट कर्व को कैलकुलेट करने के लिए, ये बनती थी 2 गुना साइड डिस्टेंस 2 टाइम SD माइनस क्या बनता था, 2 गुना ब्रैकेट रूट अंडर कैपिटल H प्लस रूट अंडर स्मॉल h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n डेविएशन एंगल। ये फॉर्मूला बन जाती थी, है ना। तो ये फॉर्मूला को यूज कर लेंगे कैलकुलेशन में, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फॉर SSD, है ना, अगर साइड डिस्टेंस आपका SSD है तो लेंथ ऑफ समिट कर्व जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 गुना साइड डिस्टेंस 2s लिखता हूं सिंपली, माइनस SSD के लिए ये वाला वैल्यू कितना आता था दोस्तों, 4.6, ठीक है। तो 4.6 डिवाइडेड बाई सिंपली n कर देना है आपको। फॉर OSD या ISD, फॉर OSD या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, बिकॉज ISD इज सब्स्टिट्यूट फॉर OSD ओनली, नॉट SSD, क्लियर है। जहां हम OSD प्रोवाइड नहीं कर पाते वहां हम ISD प्रोवाइड करते हैं। तो 9.6 बाई n, ये फॉर्मूले बन जाएंगे छोटे छोटे। तो 4 बेसिक फॉर्मूला आपका बन गया जो आपको याद रखना है, 2 केस 4 बेसिक फॉर्मूला। पहला केस लिख लो, लेंथ ऑफ समिट कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ये शॉर्ट नोट्स में रहेगा। दूसरा कंडीशन ये याद रखना है, ये फॉर्मूला और याद रखना है कैपिटल H का वैल्यू कितना, अगर किसी केस में भूल जाओ तो 1.2 मीटर, स्मॉल h का वैल्यू कितना 0.15 मीटर, ठीक है। अब SSD के केस में कैपिटल H 1.2 और स्मॉल h 0.15, मतलब स्मॉल h एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है ना, स्टेशनरी ऑब्स्ट्रक्शंस। तो SSD तो यही है ना, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के आगे आप व्हीकल को रोक पाओ। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में दो अलग अलग व्हीकल आमने सामने होगा, तो इस केस में दोनों H जो है वो 1.2 हम कंसिडर करते हैं। क्या समझ में आया बच्चा लोग, समझ में आ गया क्या, ठीक है।
होली है, होली का फुल मजा लो, होली का फुल मजा लो, एनरोल करिए, पढ़िए आनंद में। तो ये सब कुछ हम लोगों ने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर है? इसको भी लिखना है तो नोट डाउन कर लीजिए, बाकी वो फॉर्मूलाज एक क्विक रिवीजन हो गया। ओके, डेविएशन एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट आपने वो भी सीख लिया। अब मैं इसको इरेज करता हूं, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है? सो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा क्या बोल रहा है। सबमिट कर्व, ये ग्रेडियंट, तो डेविएशन एंगल क्या होगा सबसे पहले निकाल लो। 3% माइनस -5%, जो कि होगा +8%। सबमिट कर्व के केस में हमेशा याद रखना डेविएशन एंगल पॉजिटिव आएगा। वैली कर्व के केस में है ना, हमेशा याद रखना डेविएशन एंगल का वैल्यू नेगेटिव आएगा। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था थ्योरी क्लास में। नेक्स्ट आगे कह रहा है टू प्रोवाइड ए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मतलब साइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, एसएसडी वाला केस है। द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व नीडेड टू बी, कितना होगा लेंथ ऑफ सबमिट कर्व एलएस कितना होगा, ये आपको पता लगाना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते बनते हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग अलग एक फॉर्मूला है। फिर लेंथ ऑफ सबमिट कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग एक अलग फॉर्मूला है। अभी अभी आपने देखा, तो यहाँ पे कौन सा केस अप्लाइड होगा, ये कैसे पता लगाएं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, है ना। ये चारों ऑप्शन को देखो और साइड डिस्टेंस का वैल्यू को देखो। साइड डिस्टेंस का वैल्यू 128 दिया है और चारों ऑप्शन में जो लेंथ ऑफ सबमिट कर्व आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इट इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस रिक्वायरमेंट। तो क्या ये वाला कंडीशन ये बन गया, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन को देख के फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता तो हम एज्यूम करके कैलकुलेशन करते, फिर अगर मेरा वो एजम्पशन सही होता तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा मेथड से फिर कैलकुलेट करते, तो वो वाला मेरा सही होता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा क्वेश्चन में ही पता चल रहा है हमको, तो हम सीधा वो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व इक्वल टू NS स्क्वायर बटा कितना 4.6 वाला। तो सिंपली 8/100 गुना 128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.6। सॉल्व करेंगे, ये विदाउट कैलकुलेटर वाली चीजें हैं बच्चों, तो सॉल्व करोगे तो फाइनली हमने विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया, समथिंग राउंड फिगर में 200 मतलब 280 मीटर मैंने निकाल लिया ऐसे राउंड फिगर कैलकुलेशन करके। डेसिमल वाला कैलकुलेशन तो है ही इसमें एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन मैंने राउंड फिगर किया तो 280 समथिंग। तो 280 समथिंग मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी बी। आप कैलकुलेटर चला दो या फिर कैलकुलेट कर लो तो ये सीधा का सीधा 298 मीटर आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल बेसिक छोटू सा क्वेश्चन, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कितना सारा पूरा सबमिट कर्व का कंसेप्ट को खंगाल दिया। सबमिट कर्व के डिजाइन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, बेस्ट सुटेबल कर्व जो हम सबमिट कर्व में बनाते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व। कैसा कर्व? सिंपल सर्कुलर कर्व, एक सिंपल सर्कुलर कर्व होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम प्रोवाइड कर दिए सिंपल सर्कुलर कर्व इज आइडियल कर्व सबमिट कर्व के लिए, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली प्रोवाइड करते हैं इट इज पैराबोला, है ना। हम पैराबोला ही बना पाते हैं। ओके, उतना परफेक्टली सर्कुलर कर्व नहीं बना सकते हम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सबमिट कर्व के केस में जब व्हीकल चलेगा इसके ऊपर, है ना, व्हीकल जब इसके ऊपर मूव करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो सबमिट कर्व के केस में व्हीकल जब चल रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की ओर लगता है, तो इंपैक्ट ऑन व्हीकल इज लेस, इंपैक्ट ऑन व्हीकल इज लेस, है ना, इज लेस। लेकिन यही केस अगर हम देखें वैली कर्व के केस में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वेट ऑफ व्हीकल दोनों ही इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी अप्लाइड होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए वैली कर्व के केस में इंपैक्ट ऑन व्हीकल इज वेरी हाई। और वैली कर्व जो हम बनाते हैं वो दो कंडीशन पर बेस्ड बनाते हैं, एक तो कंफर्ट कंडीशन, दूसरा हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन। हेडलाइट साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन ये नाइट टाइम की बात हो रही है दोस्तों। डे टाइम में तो वैली में आपको पूरा पूरा वैली दिखेगा, इस तरह का कोई कर्व है वैली यहाँ पर हो तो पूरा ये दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में देखने में दिक्कत होने लगता है, इसलिए हेडलाइट साइड डिस्टेंस पर बेस्ड उसकी डिजाइन कॉन्सेप्ट चलती है कि नहीं।
क्लियर है? ओके, तो वो देखेंगे वैली कर्व का कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरा का पूरा खंगाल देंगे उसका एक बार पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए, आई होप कि आपने पॉज करके अटेम्प्ट करने का कोशिश किया होगा। अब मैं पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ सैग वर्टिकल कर्व। मतलब ये वैली कर्व का बात कर रहा है, वैली कर्व्स, है ना। फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग डे टाइम। ये डे टाइम वाली बात कुछ जम नहीं रही है, क्यों? एक वैली कर्व है, सोचिए। लेट्स सपोज आपका व्हीकल यहाँ पर है, तो आपका व्हीकल अगर यहाँ पर है तो ये तो डे टाइम में तो पूरा पूरा का पूरा वैली आपको क्लीन साइट होगा ना, पूरा का पूरा रोड आपको दिख रहा होगा, है ना। सो इसके लिए आपको डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे साइड डिस्टेंस अवेलेबल है, हम देख पा रहे हैं रोड को आगे। सो आगे सामने से अगर कोई व्हीकल आएगा तो हम उसे रोक पाएंगे आसानी से। फील करो ना सब कुछ को, ठीक है। सेकेंड, एडिक्वेट ड्रेनेज। अच्छा, इस बात को समझो, मान लो बरसात हो रही है इसमें वैली कर्व के ऊपर, इस एरिया में, तो पानी इधर से बहते हुए इधर से बहते हुए इस लोकेशन पे, है ना, कंसंट्रेट हो सकता है। तो यहाँ से पानी को ड्रेन आउट करना है कि नहीं? रोड के ऊपर से तो बाहर निकालना ही होगा। ओके, तो एडिक्वेट ड्रेनेज को कंसिडर किया जा सकता है व्हाइल डिजाइनिंग द वैली कर्व। नेक्स्ट, कंफर्टेबल ऑपरेशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। वाई? बिकॉज याद करो, जब हमने थ्योरी क्लासेस आपको पढ़ाया था, मैंने ये बोला था वैली कर्व के ऊपर क्या होता है जब एक व्हीकल मूव करता है ना, ये व्हीकल मूव करके यहाँ आ गया, तो मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एंड द वेट ऑफ व्हीकल P and weight of vehicle W both act in downward direction, so impact on the vehicle excess रहती है, ज़्यादा रहती है, जिस कारण से अनकंफर्टेबल फीलिंग आ सकता है व्हीकल यूजर को। सो corresponding to comfortable operation we also calculate the length of valley curve। याद करो, लेंथ ऑफ वैली कर्व को कैलकुलेट करते हैं कि नहीं, है ना। करस्पॉन्डिंग टू कंफर्ट कंडीशन लेंथ ऑफ वैली कर्व हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है, इट इज योर 0.38 रूट अंडर एन वी क्यू। ये वैल्यू को याद रखिएगा। इसमें v इज डिजाइन वेलोसिटी विथ विच द व्हीकल इज मूविंग ऑन द वैली कर्व इन किलोमीटर पर आवर, n इज डेविएशन एंगल, ठीक है, डेविएशन एंगल। एक्चुअली इस फॉर्मूला को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखो। ओके, तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, इसका एक दूसरा मोड होता है, मतलब फॉर्मूला को लिखने का दूसरा तरीका होता है। ओके, मतलब ये क्या होती है ओरिजिनल फॉर्मूला, अगर आपको याद दिलाऊं, 2 टाइम्स रूट अंडर एन वी क्यूब अपॉन सी, ये वाली वैल्यू होती है। तो सी की वैल्यू जो IS कोड प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है हमारे पास इन डिज़ाइनिंग वैली कर्व, 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब, है ना। और v यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, तो ओवरऑल आंसर हमको मीटर में निकालना है, तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में किसी तरह से कन्वर्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो वो 0.278 वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आपको ये आ जाएगा, 0.38 रूट अंडर एन वी क्यूब। ये याद रखना है। दिस इज द लेंथ ऑफ वैली कर्व अकॉर्डिंग टू कंफर्ट कंडीशन, है कि नहीं। फोर्थ, प्लीजेंट अपीयरेंस। हाँ बिल्कुल, अच्छा दिखना चाहिए, है कि नहीं। ये भी एक तरह का डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर ही आता है। तो 2.5 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन से बातें सही हैं? पॉइंट नंबर 2 सही है, पॉइंट नंबर 3 सही है, पॉइंट नंबर 4 सही है। 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। एंड मैं 100% कहता हूं कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूरे जिंदगी में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की पूरी जिंदगी में एक ही बार 1996 में आया था, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटू सा कॉन्सेप्ट हमको निकल के आता है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से। ये सेटबैक डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, एज्यूमिंग द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यहाँ SSD का बात कर रहा है, टू बी 80 मीटर। यहाँ पे साइड डिस्टेंस SD इक्वल टू SSD दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू
80 मीटर, है ना। अब ये यहाँ पे तो SSD दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है इन अदर कोई दूसरा क्वेश्चन में साइड डिस्टेंस बराबर कुछ भी और दिया हो, है ना। लेकिन यहाँ पे SSD दिया है जो कि है आपका 80 मीटर ऑन ए फ्लैट हाईवे सेक्शन एंड विथ ए सेटबैक डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ये सेटबैक डिस्टेंस की डेटा आपको दे दिया है, तो सेटबैक डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m, है ना, m इक्वल टू 10 मीटर। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ निगोशिएबल कर्व, निगोशिएबल हॉरिजॉन्टल कर्व, मतलब ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल कर्व है, एक फ्लैट कर्व है ना, एक कर्व है। अब यहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस आपको वैल्यू दे दिया है फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द रोड, ओके, विच इज द वैल्यू इज 10 मीटर। तो इस कर्व का रेडियस बताओ, इस कर्व का रेडियस बताओ, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये ESC का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे सेटबैक डिस्टेंस के फार्मूले में बहुत सारे चीज आते हैं, एंगल वेंगल बहुत सारे चीज आते हैं, तो वहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को अपने बेसिक फार्मूला को यूज करके। वो बेसिक फार्मूला जो है कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिएगा, यही पैटर्न में हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। साइड डिस्टेंस के जगह SSD के जगह ISD दे दिया, या फिर OSD दे देगा, फलना ढिमका ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी अगर सेटबैक डिस्टेंस का वैल्यू दिया है और साइड डिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में, और आपसे रेडियस ऑफ द कर्व का वैल्यू पूछ रहा है, देन यू जस्ट आप और कुछ मत सोचना, विड्थ कितना है ना, कितने नंबर ऑफ लेन है ना, मल्टीपल लेन है, सिंगल लेन है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, नथिंग टू बी थिंक्ड, आपको कुछ नहीं सोचना है, एक ही फॉर्मूला को यूज कर लेना है, R इक्वल टू रेडियस इक्वल टू सेटबैक डिस्टेंस बाई 2 प्लस साइड डिस्टेंस जो भी दिया होगा उसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 इंटू सेटबैक डिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन जिंदगी में एक ही बार पूछा है पूरे ऑल ओवर सभी एग्जामिनेशंस में, चाहे आप गेट का बात करो, ESC का बात करो, है ना, SSC का बात करो, कोई भी एग्जामिनेशन की बात करो, किसी भी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ये वन एंड सिंगल ओनली क्वेश्चन अवेलेबल है आपको फ्रॉम हाईवे इंजीनियरिंग दैट हैज बीन आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। ये चीज़ मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन बस यूजलेस है। अगर आप छोटा सा एक फॉर्मूला अगर याद रख रहे हैं तो इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर तो काहे के लिए हम इसका डेरिवेशन करें, है ना, कोई मतलब का नहीं है। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, R इक्वल टू m/2 प्लस SD का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8m। m मतलब सेटबैक डिस्टेंस, तो पुट करिए, R का वैल्यू निकालिए, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्स फॉर्मूला है ये, तो ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको देगा, है ना, रिजल्ट अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगी। तो R इक्वल टू 10/2 मतलब 5 मीटर, तो ऐसे ही हो गया, प्लस 80 का स्क्वायर मतलब 64, है ना, इंटू 80 मतलब 8 इंटू 10 कितना 80। क्लियर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R इक्वल टू 10/2 मतलब 5 प्लस 80 का स्क्वायर, है ना, 80 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 80 इंटू 80 हो गया, 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 80, है ना, तो यहाँ से एक 80 ऊपर से एक 80 खत्म, ओके। तो आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आया 85। सो 85 के आसपास का कौन सा आंसर है यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में, पूरे ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर C, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, क्योंकि मैं बोल दिया आपको पहले ही अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ये फॉर्मूला देगा आपको, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया गिवन बिलो आर यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ वैली वर्टिकल कर्व, मतलब वैली कर्व के डिजाइन में कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे। कंफर्ट कंडीशन, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, बिल्कुल हाँ, ये नाइट टाइम में साइड डिस्टेंस, हम हेडलाइट साइड डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अगर आपको याद दिला दूं हेडलाइट साइड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, तो क्या होता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ये एक तरह का वैली कर्व है ना, आपने यहाँ पे एक व्हीकल को एज्यूम किया था, ओके, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज s, ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द हेडलाइट, अबव द रोड,
मतलब ये ब्लैक वाला पॉइंट जो है ये हाइट ऑफ द हेडलाइट अबव द रोड, इसको मैं एच कंसिडर करता था, कैपिटल एच मान लो। यहाँ से बीम जाती थी, है ना, हेडलाइट की बीम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल था बीटा, बीटा इक्वल टू 1 डिग्री हम एज्यूम करते थे, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती थी दिस वन, इसको हम क्या मानते थे, इसको हम मानते थे एस इंटू टेन बीटा, क्लियर है, एस इंटू टेन बीटा ये मान के चलते थे। फिर हम फॉर्मूला लिखते थे बेस्ड ऑन कंडीशंस। हमारे पास यहाँ पर भी दो डिफरेंट कंडीशंस थे। कौन सा, पहला केस ये था कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, एंड दूसरा कंडीशन ये था कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, याद है। तो यहाँ पे साइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एच एस डी होता है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस इसे हम कहते हैं, एच एस डी। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू क्या लिखते थे, मतलब हम लिखते थे एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कैपिटल एच प्लस 2s tan बीटा लिखते थे, याद है। उसी तरह से फॉर दिस वन, मतलब ग्रेटर देन वाले केस के लिए, लेंथ ऑफ वैली कर्व इक्वल टू 2 टाइम्स साइड डिस्टेंस माइनस 2h प्लस 2s tan बीटा डिवाइडेड बाई n, याद है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला यूज करते थे टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वैली कर्व। सो पॉइंट नंबर 2, ओके, ड्रेनेज मैंने पहले ही बता दिया था। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तीनों सही है, ऑप्शन में था ऑल आर करेक्ट, 1 2 3, है ना। ये पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, लॉजिकल एसर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन को पढ़िए, इट इज जनरल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड कैंट टू द रोड सरफेस विथ इनर एज फॉर्मिंग द पाइवट। क्या कह रहा है, देखो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का दो तरीका मैंने बताया था। एक तरीका क्या, ये रोड सरफेस है मान लो, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है तो ये इनर साइड है मान लीजिए, तो इनर साइड के रेस्पेक्ट में आपने पेवमेंट को रोटेट कर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि सेंटर लाइन के अबाउट, ये सेंटर लाइन है इसके अबाउट आपने पेवमेंट को रोटेट कर दिया। तो यहाँ पे ये ई प्रोवाइड कर दिया, इधर ये वाला ई प्रोवाइड कर दिया, या फिर ये वाला ई, है कि नहीं। आप सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट कर रहे हो, ये दो कंडीशंस हमारे पास थे, है ना। बाय ऑफ प्रोवाइडिंग दी सुपर एलिवेशन मींस राइजिंग द आउटर लेवल करस्पॉन्डिंग टू इनर लेवल ऑफ द रोड या फिर इनर सरफेस ऑफ द रोड, ठीक है। ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हुआ करते थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जनरल प्रैक्टिस है, मतलब अमूमन हम यही करते हैं, ठीक है। ये जनरल प्रैक्टिस है, अमूमन हम यही करते हैं कि जब हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, कैंट का मतलब सुपर एलिवेशन होता है, आउटर एज ऑफ पेवमेंट को राइज करना, है ना, विथ इनर एज को पाइवट पॉइंट, मतलब रोटेशन वाला पॉइंट बना के हम पेवमेंट को रोटेट कर देते हैं। ये कह रहा है जनरली हम इस मेथड को ही प्रिफर करते हैं। हाँ प्रिफर करते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रिफर करते हैं। इसका रीजन कह रहा है, अब क्या कह रहा है, इसका रीजन बता रहा है, ये हम प्रिफर करते हैं, इसका रीजन लिख रहा है, इट डज नॉट चेंज सेंटर लाइन लेवल विच हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड एट द डिजाइन स्टेज। एकदम सरासर गलत, बेवकूफ समझाए क्या। अरे जब इनर एज को पाइवट पॉइंट बना के पेवमेंट को रोटेट करोगे तो सेंटर लाइन लेवल पहले हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये था, अब सेंटर लाइन का लेवल ये है, तो लेवल में इंक्रीज हो गया, लेवल चेंज होगा कि नहीं, यहाँ पे लेवल चेंज हो रही है, तो रीजन तो गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए इज ट्रू बट और आर इज फॉल्स, रीजन इज मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो देखिए इस तरह के फालतू फालतू छोटे मोटे क्वेश्चन ईएससी में आए हुए हैं, तो बड़ा बड़ा एग्जाम और इससे भी छोटा एग्जाम जो होगा उसमें और कितना फालतू क्वेश्चन आएगा, समझ सकते हो बात को। तो यही चीज़ है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे हुए अगर हैं आप तो क्वेश्चंस बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर, रेडियस है 200 मीटर और ये कर्व है सर्कल, द कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन F इक्वल टू 0.15 दिया हुआ है, एंड द डिजाइन स्पीड इज 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
40 kmph दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर, ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में, फॉर इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील वुड बी। देखो अब क्या, देखो हमारे पास सुपर एलिवेशन का इक्वेशन है आपके पास E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ये इक्वेशन था। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए फॉर इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर एंड आउटर व्हील, तो इस केस में हम ये मान के सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करते हैं कि एफ आपका जीरो है कंप्लीटली, ठीक है, एफ आपका कंप्लीटली जीरो है, ये मान के कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के अंडर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर भी एफ इक्वल टू जीरो मानेंगे, लेकिन डिजाइन स्पीड मतलब कितने डिजाइन स्पीड पे कैलकुलेट करोगे, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड पे हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस केस में हम फुल डिजाइन स्पीड पे ई सुपर एलिवेशन हम कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन करस्पॉन्डिंग टू फुल डिजाइन स्पीड। सो ई का वैल्यू अब मेरा हो गया वी स्क्वायर अपॉन जी आर, ठीक है। फुल डिजाइन स्पीड, फुल डिजाइन स्पीड मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे ई का वैल्यू हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, आर वगैरह मीटर में है, जी वगैरह मीटर में है। सो एक इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, E इक्वल टू क्या निकल के आता, मतलब क्या करना है, 0.278 इंटू वी का स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाई 9.81 डाल दोगे इंटू आर कर दोगे, तो ये फॉर्मूला जो निकल के आएगा ये आएगा E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 गुना आर। दिस इज द फॉर्मूला व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। ये फॉर्मूला आपने रट लिया, याद कर लिया, तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर से सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी क्या करो, तो E का वैल्यू निकालना है, तो E इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 40 गुना 40 लिखा, डिवाइडेड बाई 127 लिखा, गुना 200 लिखा, सॉल्व किया, E इक्वल टू आ जाएगा समथिंग 0.0629 ऐसा समथिंग। तो ये E इक्वल टू परसेंटेज में बताओगे तो क्या ये 6.3% नहीं आ रहा है, समझ में आया? तो ऑप्शन करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये सब विदाउट कैलकुलेटर वाली चीजें हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, इसको सॉल्व करिए। सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिख दिया, बस आपको डिवीजन करना है। कैसे करोगे, यहाँ से एक जीरो काट दो, ऊपर से एक जीरो काट दो, इधर से एक जीरो काट दो, ऊपर से एक जीरो काट दो, ठीक है, ऐसा कट्टम कुट्टी कर दीजिए, तो क्या बच जाए। और फिर ये इसको भी काट दो, ये दो ऊपर से दो ये काट दो, तो 8 को डिवाइड करना है 127 से, तो चालू कर दो भाई, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा E इक्वल टू 0.0629। कैसे करोगे, 8 तो बहुत छोटा है, 127 तो बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले आप एक डेसिमल लगाओगे तो 80 बनाओगे इसको, फिर भी काम नहीं बना तो यहाँ पे एक जीरो लिखोगे, तो इधर एक जीरो लिखोगे तो 800 बन जाएगा। तो सबसे पहला डिवीजन होगा 6 बार में। समझ में आ रहा है बात, ठीक है, इस तरह से ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ओके, मैनुअल कैलकुलेशन करना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जामिनेशन कभी क्लियर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, इफ ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 25 meets an ascending gradient of 1 in 40 and descending gradient meets ascending gradient valley curve, ठीक है, then the length of valley curve required for a headlight sight distance of 100 meter, HSD इक्वल टू 100 मीटर बोल दिया, ठीक है, और पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ वैली कर्व क्या होगा, मेरे को बताइए आप, ये चीज है। तो देखो कैसे करेंगे कैलकुलेट। सो लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालने का बेस्ड ऑन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, दो केसेस हो सकते हैं कि लेंथ ऑफ वैली कर्व ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, दूसरा कंडीशन हो सकता है लेंथ ऑफ वैली कर्व लेस देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब यहाँ पे HSD का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर, और यहाँ पे लेंथ ऑफ वैली कर्व ऑप्शन में थोड़ा देखोगे तो 30 मीटर, 310, 130, 630, तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिस केस में लेंथ ऑफ वैली कर्व ग्रेटर देन HSD, और एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिस केस में लेंथ ऑफ वैली कर्व इज लेस देन HSD, है ना। अब हम बहुत चालाक होके, बहुत ये होके कि अरे ऐसा तो एक ही कंडीशन दिया है,
हो सकता है ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। टिक लगा के आ जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम अजूम कि मन ही मन अजूम कर रहे हो, ये तो ईएस का क्वेश्चन है अंदर ही अंदर, है ना। अजूम कर लो कि लेंथ ऑफ वैली कर्व इज ग्रेटर देन एचएसडी। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ वैली कर्व आपको मिलता है वो कितना मिलता है, n गुना एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स h प्लस 2s tan बीटा। सो यहाँ पे h इक्वल टू हाइट ऑफ हेडलाइट इक्वल टू 0.75 मीटर, याद करो थ्योरी क्लासेस को। सो n गुना s का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस tan बीटा 1 डिग्री, बीटा इक्वल टू 1 डिग्री था, तो ये वैल्यू 0.035 आता है दोस्तों, 0.035 इंटू एस। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करिए। अब ये डेविएशन एंगल देखो 1 इन 25, दो चीजें, डेविएशन एंगल कैसे निकालोगे, 1 इन 25, तो इसको परसेंटेज में निकालो सीधा। तो 1 इन 25 कहने का मतलब 100/25, मतलब 4%। 1 इन 40 कहने का मतलब है 100/40, कहने का मतलब है 2.5। तो डेविएशन एंगल इज नेगेटिव -6.5%। ठीक है, 6.5%। सो 6.5 डिवाइडेड बाई 100, है ना, इनटू साइड डिस्टेंस 100 गुना 100, 100 गुना 100, ठीक है, इनटू इधर 1.5 प्लस 0.035 गुना 100 मतलब 3.5। ठीक है, अब देखिए ये 100 इधर से एक काट दिया, ऊपर से एक काट दिया मैंने, क्लियर है। तो बचा क्या ऊपर 6.5 गुना 100, नीचे क्या बचा 1.5 प्लस 3.5, 5 बचा है, 5 बचा। अब मैं क्या करूँगा, 6.5 के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 65 इंटू इधर 10 बचा, नीचे बचा 5, तो ये डिवाइड कर दिया, 2 बार में कट गया, तो 65 गुना 2 इक्वल टू 130 मीटर। तो 130 मीटर लेंथ निकल रहा है वैली कर्व का, विच इज ग्रेटर देन एचएसडी गिवन या साइड डिस्टेंस गिवन 100 मीटर। सो मेरा एजम्पशन भी सही, आंसर भी सही, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बन रहा है क्वेश्चन, बन रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व हो रही है चीजें, वेरी गुड वेरी गुड। अब पढ़ो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या किया है, an ascending gradient of 1 in 100 meets a descending gradient of 1 in 50, मतलब समिट कर्व बना रहा है, एक्सेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 100 का, डिसेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 50, मतलब ये 1% का और ये 2% का, है ना। तो डेविएशन एंगल इक्वल टू n इक्वल टू 3%, सिंपल है। द लेंथ ऑफ समिट कर्व रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड OSD ऑफ 500 मीटर, तो लेंथ ऑफ समिट कर्व लेट सपोज इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस, ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। सो फॉर दिस कंडीशन साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू योर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सो फॉर दिस कंडीशन योर लेंथ ऑफ समिट कर्व LS इक्वल टू NS स्क्वायर बट्टा 9.6। तो वैल्यूज को पुट करिए, n का वैल्यू 3/100 गुना 96 गुना 500 गुना 500, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा 781 मीटर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। टाइम लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा, एक आध मिनट, 1.5 मिनट, अधिक से अधिक 1.5-1.5 मिनट ऐसे में। क्वेश्चन पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एज पर IRC। ISD इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स SSD, कहीं दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग, ब्रेक इज अप्लाइड ऑन ए व्हीकल विच देन स्कीड ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर बिफोर कमिंग टू स्टॉप। एक रोड पे एक गाड़ी चल रही थी, है ना, एक गाड़ी चल रही थी, ब्रेक लगा दिया तो ये 16 मीटर तक मूव की, फिर स्टॉप हो गई, 16 मीटर हो गया आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। इफ the developed average coefficient of friction between the tires and pavement is 0.4, f का वैल्यू है 0.4,
देन द स्पीड ऑफ द व्हीकल बिफोर स्कीडिंग हैव नियरली। देखिए मतलब कहने का मतलब ये है, जब आपने ब्रेक लगाया था उस समय वेलोसिटी क्या था, ठीक है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चा, v² / 2gf। सिंपली हॉरिजॉन्टल रोड है ना, तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो v हमको निकालनी है, क्या निकालनी, v। तो इसी ऐसे ही सिंपल इक्वेशन को मैं रखता हूँ, तो v² = क्या हो जाएगा, 2gf गुना ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में मीटर में गिवन है, f का वैल्यू 0.4, 9 का वैल्यू, g का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ आपको मीटर और सेकेंड में मालूम है, कोई बात नहीं। तो v = √2 गुना 9.81 गुना f गुना bd, मतलब गुना 16 कर दोगे तो आपको v का वैल्यू आंसर पता चल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। कैलकुलेट करिए, है ना, ये वैल्यू पता चल जाएगा मीटर पर सेकेंड में। फिर इसको जब kmph में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा नियर अबाउट 40 km/h। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर डज नॉट डिपेंड अपॉन। टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ए ड्राइवर ये कहां से निकलता है, पाइव थ्योरी से, PIEV थ्योरी। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, परसेप्शन टाइम डिपेंड करता है, ब्रेक रिएक्शन टाइम हाँ डिपेंड करता है, कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ द ड्राइवर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ व्हीकल। देखो स्पीड ऑफ व्हीकल पे भी डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। किसके ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो है कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ द ड्राइवर। इस चीज को कंसिडर करके डिजाइन नहीं किया गया है, पाइप टाइम नहीं दिया गया है। कहने का मतलब है अरे वो ड्राइवर का कोई भी कुछ भी वो सोच रहा है, उससे हमको क्या मतलब, उससे हमको कोई मतलब नहीं ना। हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा ड्राइवर क्या सोच रहा है, कोई ड्राइवर खुश है, कोई ड्राइवर बहुत अलर्ट है, कोई ड्राइवर बहुत दुखी है ना। ये चीज आपको इतना, दुनिया में इतने सारे अनगिनत लोग हैं, इसमें से आप कैसे बता सकते हो। सो IRC ने भी ये चीज को नहीं बताया कि कोई खुश है, दुखी में है, ऐसा कुछ कंसिडर करके उन्होंने टाइम को नहीं दिया। उन्होंने सिंपली मतलब पाइप थ्योरी पर बेस्ड बताया है। समझ गए आप बात को, चीजों को, ठीक है। कंडीशन ऑफ माइंड ऑफ द ड्राइवर क्या है ना। तो ये इंपॉर्टेंट एक लगा मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए डिस्कशन के अंदर डाल दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। हाँ, उन्होंने क्या कंसिडर किया है कि जैसे ही वो ड्राइवर किसी ऑब्स्ट्रक्शन या अपने आगे सामने वाले व्हीकल को देखता है, तब उसका माइंड कैसे रिएक्ट करता है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, वो पूरा का पूरा सिनेरियो उन्होंने प्लान किया है, फेस किया है। बट नॉट दिस दैट कि उससे पहले उस ड्राइवर का माइंड का कंडीशन क्या था। नो, वो ब्रेकअप होके अपना आ रहा है भाई, दुखी में आ रहा है, देवदास बन के आ रहा है। अब क्या IRC को थोड़ी ना पता कि वो देवदास बन के आ रहा है, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो इस चीज को कंसिडर नहीं किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे, बालक क्या है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वाइल ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h, वेलोसिटी कितना 30 kmph, विथ अवेलेबल फ्रिक्शन, F का वैल्यू कितना 0.4, डाउन द ग्रेड, गाड़ी किधर चल रही है, डाउन द ग्रेड चल रही है। द ड्राइवर रिक्वायर्स ए ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ, ब्रेकिंग डिस्टेंस का बात कर रहा है, BD का बात कर रहा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्वाइस, मतलब यहाँ पे कुछ दो है, दैट रिक्वायर्ड फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल व्हेन ही ट्रेवल्स द सेम ग्रेड, मतलब अप द सेम ग्रेड। अच्छा, बात क्या कर रहा है, बात ये बोल रहा है कि कोई एक ड्राइवर है जो डाउन ग्रेडियंट आ रही है ना, और एक अप ग्रेडियंट भी है ना, और ये जो डाउन ग्रेडियंट है, अप ग्रेडियंट है, दोनों का ग्रेडियंट का वैल्यू सेम है, मतलब ये एंगल सेम, ये डाउन ग्रेडियंट का वैल्यू भी सेम। समझ में आ रहा है, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ड्राइवर मान लो अप ग्रेडियंट जो यहाँ से यहाँ तक चलता, जो उसको रुकने में ब्रेकिंग डिस्टेंस उसको जो रिक्वायर्ड थी, लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ x1, है ना, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस उसको रिक्वायर्ड है ना। तो सेम ड्राइवर सेम व्हीकल के साथ ऑन सेम ग्रेड जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको जो रुकने में जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है, इट इज इक्वल टू 2 times x1, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है,
ओके, यहाँ पे ग्रेडियंट वाले सिस्टम इन्वॉल्व है और आपसे पूछा है ग्रेडियंट का वैल्यू, द ग्रेड इज। देखो क्या करोगे, यहाँ पे एक ही लॉजिकल रिलेशनशिप यहाँ पे लगाया जा सकता है। लगाया क्या जा रहा है यहाँ पे एक लॉजिकल रिलेशनशिप कि सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा जब एक व्हीकल अप ग्रेडियंट मूव कर रहा है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का वैल्यू क्या, v²/2g f + s अप ग्रेडियंट में इसको मैं कहता हूं x1। ठीक है, नाउ ब्रेकिंग डिस्टेंस जब आपका व्हीकल कोई डाउन ग्रेड मूव करेगा क्या होगा, v²/2g f - s, है ना इसको मैं कहता हूं x2। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया x1 और x2 के बीच में, कहता है कि x2 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1। यही बात है ना, यही इक्वेशन डेवलप हो रही है क्या। अगर x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 तो सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो। कहने का मतलब है क्या करेंगे अपन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। कहने का मतलब है मैं इक्वेट करता हूँ, देखिए v²/2g है ना f - s बराबर मैं लिख सकता हूँ v²/2g f + s, है ना, गुना 2 लिख दिया। मतलब ये इक्वेशन फॉर्मुलेट कर दिया ऊपर। तो यहाँ से देखो अगल बगल दोनों जगह से बहुत सारे चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये खत्म ये खत्म, 2g खत्म, इधर का 2g खत्म, बचा क्या 1/f - s इक्वल टू 2/f + s। सिंपल सा एक बेसिक सा इक्वेशन है, इधर उधर करके f का वैल्यू आपको मालूम है 0.4 है। इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे इस इक्वेशन को। यहाँ से आपको क्या निकालनी है, ये s का वैल्यू निकालनी है। s का वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये निकल जाएगा आपको 13.3%। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है देखना, द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो डिक्रीजेस अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ये ट्रांजिशन कर्व है, फिर यहाँ पे सर्कुलर कर्व है, फिर ट्रांजिशन कर्व है। याद करो चीज को, ट्रांजिशन कर्व में हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को या फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं, 0 से डिजाइन वैल्यू तक लेके आते हैं, ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज करते हैं। इसलिए तो हमको ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना है। तो ये इंक्रीजेस होगा, इंक्रीजेस ग्रेजुअली, यही तो हमको हमारा पर्पस है यार। ये डिक्रीजेस, ये तो फालतू में ऐसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट रीजन कह रहा है द सुपर एलिवेशन इंक्रीजिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ये तो हाँ, ये तो हम ट्रांजिशन कर्व के अलोंग ही सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाते हैं, है ना, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को भी इंक्रीज करवाता है। तो यहाँ पे क्या है सिस्टम आंसर का, ये वाला स्टेटमेंट गलत, ये वाला सही। ठीक है, सो असर्शन रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। सो वो ऑप्शन शायद डी होता है, डी या सी, इनमें से कोई एक। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। हम अभी हाईवे का आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। सारा कहने का मतलब है नहीं भी कम से कम तो 100-150 तो कम है, हाँ मिनिमम 150 to 200 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे एग्जामिनेशंस को मिला के। अभी तो ईएससी का चल रहा है, ईएससी का सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर का, पेमेंट डिजाइन का, इसका उसका सबका, है ना, अच्छे से मटेरियल का सबका, है ना, ईएससी का, एसएससी का, गेट का। ठीक है, हम आपको सारा क्वेश्चंस ये सब सॉल्व करवा देंगे। फिर उसके बाद जब मेंस का प्रिपरेशन होगा तो उस समय कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना तो मैं करवा ही दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप ज्वाइन कर सकते हो अपने अभी कोर्स के अंदर, होली का ऑफर चल रहा है ₹2999। ठीक है, गुड लक। नेक्स्ट क्लास इसी पर आएगी, मतलब हाईवे का क्वेश्चन सीरीज चलेगा। ओके, तो जो हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक डिजाइन को कम्प्लीटली, पेमेंट डिजाइन, हाईवे मटेरियल, इन सब चीज़ों का, इन सब चैप्टर्स का सारा क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे बहुत बेसिक लेवल पे। ओके, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इसी के साथ आपका ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ये वाला पार्ट बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, ज़बरदस्त तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है,
और ये लेक्चर आएंगे, प्लस अभी इरिगेशन के लेक्चर आ रहे हैं। जो इरिगेशन में एनरोल कर लिए, ठीक है, एनरोलमेंट का फी 499 फॉर इरिगेशन। इरिगेशन में जो एनरोल कर लिए, ठीक है, अभी इरिगेशन में चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग पहुंच गए, वाटर रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके, वो खत्म होगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कैनाल डिजाइनिंग करेंगे, ग्रेविटी डैम वगैरह करेंगे, है ना, एनर्जी डिसिपेटर्स वगैरह करेंगे, पूरा इरिगेशन कवर करेंगे अभी मार्च से पहले। ओके, सो ये 2 लेक्चर सीरीज अभी पैरेलली चल रहे हैं। सो आप ये मत समझना कि मैं एक्टिव नहीं हूँ। ओके, एक्चुअली हम अंदर ही अंदर इरिगेशन को अपडेट कर रहे हैं, जो कि अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इफ यू वांट टू स्टडी इरिगेशन देन ज्वाइन अस एट ₹400 999 ओनली। हैप्पी होली, होली है सारा रा रा।